देखिए, राइट हैंड पाम रूल तक हो गया था, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, कोई डाउट आउट है नहीं। आज हम एक थोड़ा सा मैथमेटिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग है केस, है ना, उसको देखेंगे, जो कि है आपके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर हमारे पास एक सीधा वायर है ना, बायो सेवर्ट्स लॉ सबको ध्यान होगा, है ना, उसी का हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। हम उस पे सर्कुलर लूप के वजह से उसके सेंटर पे कितना होगा वो हम देख चुके थे, है ना। और अगर सर्कल का अगर एक पार्ट भी हुआ, यानी कि अगर आर्क आर्क शेप में भी अगर हुआ तो उसके वजह से क्या होगा वो भी हमारे जानकारी में है। और उसके बाद हमने राइट हैंड पाम रूल देख लिया था डायरेक्शन पता करने के लिए। स्ट्रेट वायर की वजह से डायरेक्शन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है ना, कैसे पता चलेगा, डिस्कस कर चुका हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप पता करेंगे, समझ गए हो ना, क्लियर। तो आज हम स्ट्रेट वायर की वजह से पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना, उसके स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, है ना। नोट डाउन करिए। इसको डील कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए, हमारे पास अब की बार कैसा वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हमारा स्ट्रेट वायर है, ठीक है। और हमें कोई पॉइंट P है, मान लो यहाँ पे है, ठीक है। कोई पॉइंट ये रहा हमारे लिए P। तो हमसे सवाल क्या है, समझ गए होगे, BP कितना होगा वो बताना है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। यही सिचुएशन है हमारे पास, है ना। तो देखते हैं, है ना, कुछ पैरामीटर हमें दिया हुआ है। जैसे एक पैरामीटर ये है कि जो हमारे P पॉइंट से जो है ना वो तार से कितना डिस्टेंस पे है वो दिया हुआ रहेगा आपको, कि जो P पॉइंट है वो तार से कितने डिस्टेंस पे है। तो मान लीजिए ये है कुछ A डिस्टेंस दूरी पे, कितने डिस्टेंस दूरी पे है, लेट्स से सम डिस्टेंस A, ठीक है। अब इसमें करंट भी दिया हुआ आपको होगा, डेफिनेट सी बात है, किसमें, तार में। तो मान लो नीचे से ऊपर की तरफ कितना करंट इस तार में है, लेट्स से हैविंग करंट I, ठीक है। इतना चीज आपको बता दिया गया है। ये एक स्ट्रेट वायर है, जिसमें जिससे A डिस्टेंस दूरी पे कोई पॉइंट P है, जैसे फिगर में बताया है, और आपको उस P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे पता होगा। बायो सेवर्ट्स लॉ लिख लेते हैं, तो हमें समझने में थोड़ा सा आसानी होगी कि हमें कैसे चीजों को लेके आगे बढ़नी है। तो अगर बायो सेवर्ट्स लॉ याद हो, लॉ यही कहता है कि डीबी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू कितना होगा, डीबी इज इक्वल टू, याद है सबको, कांस्टेंट के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही है बायो सेवर्ट्स लॉ, तो यही कहता था, है ना। अब देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, उसके हिसाब से हम प्रोग्रेस करते हैं। हमें सबसे पहले जरूरत करने पड़ने वाला है, एक करंट एलिमेंट लेने की जरूरत पड़ने वाली है ना, स्मॉल करंट एलिमेंट, याद है, जिसका लेंथ बहुत छोटा सा हो डीएल, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन में ही होगा। तो हम लेने जा रहे हैं अब की बार करंट एलिमेंट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये जो ये जो परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समझ रहे हो ना, ये वाला तार से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से हम बता रहे हैं, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर के जो अंतिम एंड है वहां से हम मान लीजिए कुछ एल डिस्टेंस पे आ गए हैं। कितने डिस्टेंस पे आ गए हैं, एल डिस्टेंस पे, स्मॉल एल। और यहां पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, कितना लेंथ का, डीएल का। कितने लोग समझ गए हैं, क्लियर है।
अच्छा बताइए जरा, इस एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो आप किधर कंसीडर करेंगे? करंट कहाँ है बताओ? ऊपर की तरफ है, तो हम इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही लेंगे। तो ये बन गया आपके कुल मिला के क्या? आइडियल, द एलिमेंट, करंट एलिमेंट यू रिक्वायर्ड। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठाए। नहीं है ना? अब इसके आगे हमें किस चीज की जरूरत पड़ता था, याद है किसी को? हमें पोजीशन वेक्टर की जरूरत है। कहां से? एलिमेंट से, जिस पॉइंट पे हमें चाहिए, जानकारी हमें जरूरत है। तो हम एक पोजीशन वेक्टर लेने जा रहे हैं करंट एलिमेंट से, जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एलिमेंट की वजह से। तो कितने लोग समझ गए हो? ये हुआ हमारा पोजीशन वेक्टर आर। क्या मैं सही कह रहा हूं? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है ना? ठीक है। तो जब इतना काम हमने कर लिया, इसके बाद यहां से ये बायोसेवर्ट्स लॉ सब कुछ ठीक है। ए थीटा एंगल को किसके किसके बीच में होता था, याद है? आइडियल का डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल को ही हम क्या बोलते थे? थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा बताओ, ये 90 डिग्री है, पहले ही बता चुका हूं, ये 90 डिग्री है ना? इस एंगल को, ये जो एंगल तीसरा वाला जो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है सबको, है ना? तो इस एंगल का मैंने नाम दे दिया लेट से कुछ फाइव। कितना दे दिया है? फाइव। तो कितने लोग समझ रहे हो कि यहां पे 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180 होगा? कितने लोग एग्री करते हो? सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का लॉजिक लगाए, कुछ भी नया नहीं। तो मेरे ख्याल से हम जरूरत पड़ने पर यहाँ पे देखो जरा, थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 5, लिख सकता हूं ऐसा? तो सिंपली थीटा बराबर बन सकता है मेरे ख्याल से 90 माइनस 5। जरूरत पड़ने पर ऐसा मैं कर सकता हूं। ठीक है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अलग से यूज कर लेते हैं। कितने लोगों को ये बात याद है कि साइन 90 माइनस 5 कॉस 5 लिखा जा सकता है? कितने लोगों को याद आ गया? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, वो पिछले साल बहुत पढ़ाया गया है ग्राफ ग्राफ के दम पे, साइन थीटा और कॉस थीटा के, है ना? तो थोड़ा सा पीछे वाला जो इक्वेशन है उसको ध्यान से देखते हैं। देखो जरा, थीटा बराबर 90 माइनस 5 लिखा गया है ना? तो अगर मैं कहूं साइन थीटा उस ट्रायंगल के नजर से, तो कितने लोग समझ रहे हो कि साइन थीटा के जगह पे पिछले फिगर के हिसाब से जो आया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे 90 माइनस 5 लिखेंगे तो चलेगा? कितने लोग एग्री कर गए हो? जहां पे साइन थीटा आएगा वहां पे थीटा के जगह पे हम 90 माइनस 5, ये वाला इक्वेशन इस फिगर के लिए तो ये जस्टिफाइड है ना? थीटा की जगह पे 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, है ना? तो बस उसी को हमने यूज कर लिया, हमने 90 माइनस 5 कर लिया, चलेगा? और आप जानते हैं कि 90 माइनस 5 करने के बाद इसको अभी अभी देखो, इस इक्वेशन को यहाँ अगर मैं डील करूं तो कितने लोग एग्री करते हो इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस ऑफ 5। ठीक है, चलेगा? तो हमारे पास इस फिगर के नजर से एक चीज आ गई, साइन थीटा बराबर कॉस 5। हम जरूरत पड़ने पर इसको यूज कर लेंगे। कितने लोग समझ गए हो? है ना? ऐसा मैंने क्योंकि अभी आऊंगा। देखो, अब थोड़ा सा हमें इसको यूज करना, एक्चुअली बायोसावर्ट्स लॉ को यूज करना है। इसमें हमारे लिए बहुत सीरियस चैलेंज आ चुका है। हम सीधे सीधे इसमें मैथमेटिक्स में जा ही नहीं सकते हैं। देखो क्यों? लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, कौन? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है ना? लेकिन हमारे लिए दूसरे साइड में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इधर तीन तीन वेरिएबल हो गया। कितने लोगों को दिख रहा है? एक थीटा वेरिएबल है, देख पा रहे हो? डीएल वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। कितने लोगों को नजर आ गया? तीन वेरिएबल है राइट हैंड साइड में। ये पिछले वाला सर्कुलर लूप जैसा सिचुएशन नहीं है कि थीटा हर जगह 90 आ रहा है तो साइन 90 बराबर 1 लिख देंगे सभी एलिमेंट के लिए,
सभी एलिमेंट के लिए डिस्टेंस पिछले केस में देखे होगे R बराबर कैपिटल R आ गया था जब सर्कुलर लूप की बात कर रहे थे। अब की बार ऐसा सिचुएशन नहीं है, आपने एलिमेंट का लोकेशन जैसे ही यहाँ से ऊपर नीचे किया, अगर एलिमेंट कहीं और लिए होते, यहाँ ऊपर लिए होते, तो देखो R की वैल्यू कम हो जाती, थीटा की वैल्यू बढ़ जाती। कितने लोग समझ रहे हो? क्लियर? तुम्हारे पास वेरिएबल अब की बार राइट हैंड साइड में 3 है और 3 वेरिएबल को हम इंटीग्रेट करना नहीं जानते हैं। ठीक है, ये हमारे मैथमेटिक्स में हमारे पास नॉलेज इतना नहीं है कि हम 3 वेरिएबल को कैसे इंटीग्रेट करें। हम एक ही वेरिएबल को डील करना जानते हैं एक साइड में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, या तो हम इसको छोड़ दें, है ना, कि मतलब हम कर ही नहीं सकते मैथमेटिक्स, तो हम कुछ नहीं, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कई केसेस होंगे, हम बताएंगे जिस केस में हम आपसे एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स का लिमिटेशन है, उतना मैथमेटिक्स आप जानते नहीं। पर इस केस में एक गुंजाइश है, वो गुंजाइश ये है कि है ठीक है, अभी इस केस में अभी अभी हमारे पास जो वेरिएबल की संख्या है वो 3 है। एक dl दिख रहा है, एक थीटा दिख रहा है और एक r दिख रहा है ना। तो हम इसमें एक तरीके से जाएंगे और पॉसिबल हो जाएगा, वो है इन 3 वेरिएबल को हटा के इन तीनों को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 3 वेरिएबल को हटा के इन तीनों को रिप्लेस करेंगे कितने वेरिएबल से? सिंगल वेरिएबल से, है ना। एक यानी कि हम एक तरह से सब्स्टिट्यूशन की मेथड में जा रहे हैं। समझ रहे हो कितने के लोग? मतलब एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे दूसरे वेरिएबल से, ठीक है। और इस केस में वो हो पाएगा, अब देखते हैं कैसे हो पाएगा ना, यही बस सीखना है इस प्रॉब्लम में। तो ठीक है, चलो एक तो अब देखते हैं, एक वेरिएबल कौन है बताओ जरा। ये देख रहे हो आर वेरिएबल है, एक आर वेरिएबल है, ठीक है। तो ए हमारे पास दिया हुआ था, ये गिवन क्वांटिटी है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये गिवन है कि कितना डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो जरा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, ये जो शेडेड ट्रायंगल है हमारे पास, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो मेरे ख्याल से अगर मैं ए को बेस मानूं, ए को बेस और फाई को एंगल कंसीडर करूं बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का, तो आर जो है वो हाइपोटेन्यूज सिचुएशन में है। कितने लोगों को याद है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैनेज किया जा सकता है? बेस, एंगल और हाइपोटेन्यूज, मेरे ख्याल से याद होगा, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद आया? तो हमको पता है कॉस, यहाँ पे एंगल कौन सा, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो एंगल हो गया है फाई। तो कॉस फाई बराबर हम लिख सकते हैं बेस के जगह पे है ए अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह पे है पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस आर। कितने लोग समझ गए हो? पक्का? तो मुझे लगता है आप आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओगे? ए बाई कॉस फाई, ठीक लिखा हूं क्या? तो आर बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, क्या होता है याद है? सेक फाई लिख सकते हैं सीधे सीधे। कितने लोग यहां तक बात समझ गए हो कि हम ये काम कर सकते हैं? तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सेक फाई। किसी को, सबको समझ में आ गया तो हाथ उठाइए प्लीज। आर बराबर ए सेक फाई, हमने कुछ नहीं किया, सिंपली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। कितने लोगों को एक चीज नोटिस हो गया, हम पिछले बार अभी बात नहीं किए, पर देखो एक वेरिएबल हमने, हमारे पास थीटा था, कितने लोगों को दिमाग चल रहा है कि हम ऑलरेडी थीटा को फाई के टर्म में लिख चुके हैं? ये देखो, थीटा को फाई के टर्म में लिख चुके हैं कि नहीं लिख चुके हैं? 90 माइनस फाई के बराबर, थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय वेरिएबल फाई, दैट इज 90 माइनस फाई। तो थीटा फाई के टर्म में हो चुका है। कितने लोग देख पा रहे हो कि आर को भी हमने कौन से वेरिएबल के टर्म में लिख लिया है? फाई। आर वेरिएबल को भी, ए तो कांस्टेंट नंबर है, तो बचा कौन? फाई। तो आर को भी हमने लिख लिया है इन टर्म ऑफ फाई। अब एक और वेरिएबल रह गया, कौन बताओगे? डीएल। इस डीएल को भी कन्वर्ट करना होगा किसके टर्म में? फाई के टर्म में, ठीक है। सही लिख रहा हूं? सही बता रहा हूं ना? चलिए फिर से चलते हैं इसी ट्रायंगल में, ये शेडेड वाला ट्रायंगल देखिए। ए अगर हमारे लिए बेस हुआ, फाई अगर हमारे लिए बेस और हाइपोटेन्यूज का एंगल हुआ, तो एल क्या हुआ? परपेंडिकुलर। कितने लोग बता सकते हो एंगल, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कौन होता है बताओगे? टेन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन फाई, क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ? एल। और बेस कितना है? ए।
कितने लोग समझ गए? यहां से मैं लिख सकता हूं L बराबर A tan phi। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? L इज इक्वल टू A tan phi। एम आई क्लियर? पक्का? तो पर एक खेल अभी भी बचा है। देखो, हमें L की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए बल्कि DL चाहिए। L का तो हमें ये बायोसेवर्ट्स लॉ में कहीं जरूरत ही नहीं है, हमें DL चाहिए ना। तो L से हमें DL तक जाना है, तो कैसे चलेंगे? देखो, पहले L बराबर लिख लेते हैं। कितना आया है? A tan phi आया है, ऐसा ही आया है। तो हमें L नहीं चाहिए तो DL चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ। DL आ जाएगा एक साइड में, तो L का डिफरेंशिएशन आ जाएगा DL। A कांस्टेंट है, सेक फाई का डिफरेंशिएशन किसी को याद है? tan फाई का मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा, पर पढ़ाया गया था। सेक स्क्वायर फाई आएगा और फाई का डी फाई आएगा। आपके पास पिछले साल चार्ट अवेलेबल करवाया गया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, आपके नोटबुक में लगे होंगे। उसका एक फोटोकॉपी करा के 12th के नोट्स में चिपका लीजिए फ्रंट पेज में, है ना। यहां तक समझ में आया? अब ये अगर आप भूल गए हो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई होता है, तो इसके लिए हम अभी कुछ नहीं बता सकते, आप पीछे के चार्ट देख लीजिएगा। तो dl बराबर a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। किसी को यहां तक लॉजिकली कोई दिक्कत? किसी को नहीं है ना? तो मेरे ख्याल से देखो, हमारे पास एक वेरिएबल था थीटा, जिसको हमने लिख लिया है फाई के टर्म में। लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो जरा। एक वेरिएबल था साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे हम लिख चुके हैं क्या बताओ? कॉस फाई। ये पीछे से लेके आया हूं, ठीक है ना। एक हमारे पास कौन वेरिएबल था यार? आर था। आर था ना। तो आर की जगह पे हमने क्या लिख लिया? देखो जरा, फ्रंट पेज में लिखा है ए सेक फाई। तो आर की जगह पे हम लिखेंगे ए सेक फाई। कितने लोगों को दिख गया कि हम तीनों वेरिएबल को फाई के टर्म में रिप्लेस करने में कैपेबल हो गए हैं? डीएल को भी हमने फाई में कन्वर्ट कर लिया है, थीटा को भी फाई में कन्वर्ट कर लिया है, आर को भी फाई में कन्वर्ट कर लिया है। कितने लोग समझ गए हो कि अब राइट हैंड साइड में हमारे पास सिंगल वेरिएबल बचेगा जब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो? और वो वेरिएबल कौन होने जा रहा है? फाई। और सिंगल वेरिएबल को आप इंटीग्रेट आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बायोसेवर्ट्स लॉ के जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें इसको पुट करते हैं। डी बी इज इक्वल टू के आई डीएल। डीएल की जगह पे क्या लिखना है बताओ जरा? ये रहा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है ना। ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक लिखा हूं। और उसके बाद साइन थीटा आया हुआ था, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे आप समझ चुके हैं, कॉस फाई, ठीक लिखा हूं। डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था, और आर की जगह पे कितना निकाले हैं बताओ जरा? ए सेक फाई। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, हमें आर नहीं चाहिए बल्कि आर स्क्वायर चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, चलेगा। तो आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है सबको? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, जो चीजें कट सकता है उसको काट दीजिए। जैसे ए से ये वाला स्क्वायर हम काट के खत्म कर सकते हैं। सेक स्क्वायर फाई पूरी तरह से कट के खत्म हो जाएगा, चलेगा। तो जो बचा उसको लिखते हैं। हमारे पास सिंपली डीबी बराबर बचा है, देखो, के आई कॉस फाई डी फाई बाई ए। कितने लोगों को समझ में आ गया? जो कटा है काट दिया, जो बचा है उसको लिख दिया सिंपली, और कुछ नहीं किया नया, ठीक है। हमको बी तो चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए? ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डीबी का हो जाएगा बी, के कांस्टेंट है, आई भी तार में फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स है, बचा है इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ कॉस फाई डी फाई। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? समझ गए हो? ठीक है ना। अब हमें एक चीज और बच गया है, ये इंटीग्रेशन का लिमिट रखना रह गया अभी, देख पा रहे हो?
है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट डालना होगा, यहाँ पे लोअर लिमिट आपको डालना होगा ना। तो अब देखते हैं लिमिट कैसे हम पुट करेंगे, ठीक है ना। तो एक अलग से फिगर देख लेते हैं जितने की हमें सिर्फ ज़रूरत है। तो देखिए हमारे पास जो वायर था वो इस तरीके से था, है ना, ऐसा ही, और करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसा ही है। और हमारे पास एक है जहां से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमें जानकारी है, वो यहां से है। कोई पॉइंट क्या है बताओ यहाँ पे, P, ऐसा ही गिवन है, ठीक है। हमने एलिमेंट लिया है यहाँ पे कहीं पे फिलहाल, छोटा सा I dl, और हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर मौजूद है यहाँ से यहाँ तक का। यही सिचुएशन है फिलहाल, ठीक है। हम हमारे पास अब वेरिएबल कौन है जानते हो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब वेरिएबल हमारे लिए अब की बार हमने कंसीडर सारा वेरिएबल चेंज करके किस में ले गए हैं, वो याद है, फाई में। तो ये हमारा एंगल फाई है, यही सिचुएशन है। अच्छा देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सभी एलिमेंट को आपके लिमिट के अंदर आ जाना चाहिए, ऐसा ही ना। इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है, तो सभी एलिमेंट को आपको अपने समेशन के अंदर इंक्लूड करना है। तो बताओ जो सबसे एक्सट्रीम एलिमेंट होगा वो कहां पे होगा। एक एलिमेंट सबसे एक्सट्रीम में यहां नीचे वाला होगा, सबसे नीचे वाला एलिमेंट, और एक एलिमेंट सबसे ऊपर में जहां पे होगा वही, उसी को, यही दोनों एक्सट्रीम एलिमेंट है या नहीं है बताइए। बीच में यहां से एलिमेंट गिनना चालू करेंगे तो इस तरह से एलिमेंट को काउंट करते करते ऊपर तक पहुंचेंगे, है ना। तो जब सबसे एक्सट्रीम एलिमेंट आप इस वाले को कंसीडर करेंगे, है ना, तो इस वक्त ये एंगल, ये जो आपके बेस लाइन था, यहां से एंगल कैसे पता चलेगा। तो भाई सिंपल इतनी सी बात है कि इस एलिमेंट से इस पॉइंट तक के बीच में जब लाइन बनाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसी एंगल को इसके लिए एंगल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलेगा। तो कह देते हैं चलो इसका एंगल है लेट से कुछ फाई वन। समझ रहे हो फाई वन किसको नाम दे रहा हूं मैं, जो सबसे एक्सट्रीम एलिमेंट है वहां से जब हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया तो जो एंगल बना उसको हमने फाई वन बोला। कितने लोग समझ गए। भाई देखो आइडियल जब आपने एलिमेंट लिया था तो फाई कौन सा एंगल था, समझ रहे हो। जब हमने आइडियल एलिमेंट लिया था वहां से जो हमने पोजीशन वेक्टर बनाया था, तो ये जो बेस लाइन और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल था उसको हमने फाई बोला था। तो ठीक उसी तरीके से हम क्या किए हैं, सिर्फ सिंपली हम चले गए सबसे नीचे वाले एक्सट्रीम एलिमेंट पे, वहां से हमने ड्रॉ कर लिया पोजीशन वेक्टर, तो जो एंगल बना उसको हमने कह दिया फाई वन। चलेगा। ठीक उसी तरीके से हमें एक एक करके एलिमेंट लेते लेते सबसे अंतिम में हम कहां पहुंचेंगे, अपर एक्सट्रीम वाले तक पहुंचेंगे, इस एलिमेंट तक। तो यहां से जब देखोगे तो यहां से जो पोजीशन वेक्टर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ, यहां से ये पोजीशन वेक्टर मिलेगा पॉइंट P तक का। चलेगा। तो जब ऐसा करेंगे हम, तो हमको बेस लाइन और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल ये नजर आएगा कि नहीं आएगा, जिसको हमने कह दिया है फाई टू। क्या बोल दिया है, फाई टू। ठीक है, क्लियर है। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है ना। चलिए, तो बस अब लिमिट लिखना सीख गए होंगे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है हमारा, सबसे नीचे वाला एलिमेंट ये रहा, है ना। हम यहां से शुरू करेंगे काउंटिंग और यहां तक पहुंचेंगे। तो लोअर लिमिट का एंगल कितना हो गया देखो, फाई वन, और अपर लिमिट का एंगल कितना हो गया, फाई टू। चलेगा। ठीक है। तो हमारे पास b बराबर कितना आया था, पिछले केस को हम लिख लेते हैं के आई बाई ए, इंटीग्रेशन में सिंपली था कॉस फाई डी फाई, और हमारा लिमिट बन गया फाई टू से लेके फाई वन। तो b इज इक्वल टू बना के आई बाई ए। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितने लोगों को याद है, कॉस का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, साइन फाई, फाई टू से लेके फाई वन। ठीक लिखा हूं। अब आप चाहे तो लिमिट लिख दीजिए, तो b बराबर बनेगा के आई बाई ए साइन फाई टू माइनस साइन
1। कितने लोगों को ये कहानी क्लियर है? आया सबको समझ में? यही हमारा फाइनल आंसर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एम आई क्लियर? समझ में आया सबको? अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहां तक तो हो गया। अब हमें एक अलग से एक और चीज इसमें सीखना है, वो है लिमिट को कैसे डील करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक पेच है ना, तो उसको क्लियर करते हैं। देखो सिचुएशन आपसे कैसा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी का जो फिगर देख रहे हो, पहले उसके हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। अभी वाला केस ऐसा है, सिंपली एक तार ऐसा है, इस तरीके का एक तार है, नीचे से ऊपर करंट जा रहा है ना, और एक पॉइंट P है जो कि कुछ डिस्टेंस पे है, मान लीजिए ये रहा, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है। और अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये पॉइंट P है, ठीक है ना, लेकिन खेल इसमें ये है कि अगर आप दोनों एंड को लेते हैं, एक एंड ये लिया, ठीक है, और एक एंड हमने यहां से यहां लिया, ऐसा ये सिचुएशन देखो, ठीक है ना, हमारे पास जो दो एंड है वो ऐसा है। तो एक चीज को आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा इसमें बी केयरफुल होना पड़ेगा आपको, वो ये है कि एंगल को हमने देखो इस लाइन से मापा है कि नहीं, हमने एंगल को इस लाइन से मापा है, एक यहां से ये वाला एंगल मापे हो, जिसको मेरे ख्याल से φ2 हमने नाम दिया है अभी हमने डेरिवेशन में, और इसी लाइन से नीचे की तरफ एंगल मापे हो φ1। कितने लोग समझ गए? क्लियर? जरा गौर से देखो, दोनों के दोनों एंगल का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो अलग है या नहीं है? एक नीचे, एक ऊपर वाला देखो तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, नीचे वाला देखो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कितने लोग समझ पा रहे, फील कर पा रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? φ2 जो है वो आपके बेस लाइन से, ऐसा आपके बेस लाइन है तो यहां से ऐसा घूमा है φ2, जबकि φ1 ऐसा घूम रहा है कि नहीं? तो दोनों के सेंस ऑफ रोटेशन अलग है या नहीं है? तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, अगर आप ऊपर वाले एंगल को अगर आप पॉजिटिव एंगल मानेंगे, तो नीचे वाले एंगल को आपको नेगेटिव एंगल मानना होगा। कितने लोग समझ रहे हो? दोनों एंगल के सेंस ऑफ रोटेशन अलग है, इस वजह से आपको अगर ऊपर वाले एंगल को अगर आपने पॉजिटिव में कंसीडर किया है, तो नीचे वाले एंगल को आपको किस में कंसीडर करना होगा? नेगेटिव में। ये वैसा ही है, ऐसा केस आप पहले भी कर चुके हैं, पहली दफा नहीं है। याद करो, जब हम सेंटर ऑफ मास वगैरह कैलकुलेट करते थे, एक रॉड हुआ करता था ऐसा, है ना, और हमारे एक एक्सिस हुआ करता था, याद करो, जैसे मान लो ये एक्स वाई एक्सिस है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो जब हम इंटीग्रेट करते थे, तो याद करो ये अगर टोटल लेंथ अगर एल होता तो ये पीछे वाले का नाम हम क्या देते थे, याद है? इसके कोऑर्डिनेट हम कहते थे -l/2, और सामने वाले का कोऑर्डिनेट कहते थे +l/2। कितने लोगों को याद है? ऐसा ही करते थे कि रेफरेंस लाइन से आगे जाने पर अगर आप प्लस में लेते थे तो पीछे जाने पर माइनस में लेते थे कि नहीं लेते थे? क्लियर है? तो इस केस में भी आपके जो बेस लाइन है, ये जो जहां से आपने P पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापा हुआ है, अगर उसको गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि ये ऊपर की तरफ घूमना पड़ा है, और नीचे ये वाला एंगल देखने के लिए नीचे की तरफ घूमना पड़ा है। तो अगर ऊपर की तरफ जाते समय अगर आपने एंगल को पॉजिटिव में कंसीडर किया है, तो नीचे की तरफ आते समय आपको एंगल को किस में कंसीडर करना होगा? नेगेटिव में। क्या ये सबको फंडा क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब एक चीज और देख लीजिए, सिचुएशन अलग भी हो सकता है ये इस तरीके की सिचुएशन हो, ये एक तार हो, ठीक है ना, और तार यहीं से यहीं तक करंट जा रहा है, और जो P पॉइंट है मान लो, वो मान लीजिए यहाँ पे है, ये कोई पॉइंट क्या है? P, समझ रहे हो ना, ये पॉइंट P है। तो गौर करो, अब जब आप इस तार की तरफ जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, तो वो परपेंडिकुलर ऐसी आएगी। कितने लोग एग्री कर गए हो?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए होता था ना तार से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब की बार ये हुआ तार से। सबको समझ में आ रही है बात? पक्का? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे लिए ये है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, इसमें खेल ये हो गया, जो दो एक्सट्रीम पॉइंट है आपके तार के, तो एक एक्सट्रीम पॉइंट तो ये हुआ, कितने लोगों को दिख गया है? एक एक्सट्रीम लाइन ये हुआ, है ना। और एक दूसरा एक्सट्रीम का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपको यहां दिखाई पड़ेगा। कहां पे? यहां से यहां तक। कितने लोगों को समझ में आ गया? क्लियर? तो जो तार के दोनों एक्सट्रीम है वो आपने कवर कर लिया है अब की बार। तो गौर करो, अब जब नीचे वाले एक्सट्रीम का देखोगे तो उसका एंगल ये रहा फाई 2 या फाई 1, जो भी आपने माना, फाई 1, ठीक है। और जो ऊपर वाला एक्सट्रीम है उसका एंगल क्या हुआ? ये हुआ फाई 2। कितने लोगों को समझ में आ गया? दोनों के लिए हमें सेम डायरेक्शन में घूमना पड़ा है। दोनों के दोनों इस यहां से ऊपर की तरफ ही गए हो, चाहे फाई 1 मापे हो चाहे आप फाई 2 कंसीडर किए हो, दोनों के लिए आप इस रेफरेंस लाइन से सेम डायरेक्शन में घूमे हो कि नहीं घूमे हो, है ना। तो अब की बार दोनों के दोनों को आपको किस में लेना होगा? पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर तार के दोनों एक्सट्रीम एक ही तरफ फंस जाए, मतलब नीचे ही नहीं, अगर इस तरह उल्टा भी होता, तो मेरे कहने का मतलब अगर सिचुएशन अगर इस तरीके का होता तब भी हम पॉजिटिव भी ले सकते थे दोनों को। जैसे ये तार हुआ, ठीक है, ये तार हुआ, और अब की बार पॉइंट P जो है मान लीजिए वो ये रहा, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P है, ठीक है ना। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, समझ गए हो ना। तो अब अगर आप दोनों एक्सट्रीम को देखेंगे तो ये रहा, एक एक्सट्रीम तो हुआ ये और एक एक्सट्रीम होगा, कितने लोगों को समझ में आ गया? यही दोनों एक्सट्रीम है। तो अब की बार अगर आप देखोगे दोनों एंगल, तो एक एंगल ये जाना पड़ेगा और एक एंगल ये जाना पड़ेगा। तो एक हो गया आपके फाई 1 और एक हो गया फाई 2। तो दोनों के दोनों किस में आ गया? सेम ही तरफ जाना पड़ा है ना, दोनों के दोनों सेम ही जाना पड़ा है, नीचे की तरफ ही गए हो, तो दोनों को आप किस में कंसीडर कर सकते हो? पॉजिटिव में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब दोनों तरफ दोनों एक्सट्रीम को पहुंचने के लिए अगर आपको सेम सेंस में घूमने की जरूरत पड़ गई तो आप दोनों को पॉजिटिव मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केयरफुल वहां पे होना होगा, जब आपके एक एक्सट्रीम को आपको कैच करने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ा और दूसरे एक्सट्रीम को आपको कैच करने के लिए नीचे की तरफ अगर जाना पड़ा, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सूरत में एक एंड के सेंस को अगर आप पॉजिटिव सेंस में कंसीडर करेंगे तो दूसरे एंड के सेंस को आपको नेगेटिव में कंसीडर करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? पक्का? ठीक है ना। एक स्पेशल केस करेंगे हम लोग इसी के आधार पर अभी। अगर तार इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ तो, इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं मैं? तार की लंबाई बहुत ज्यादा है, यानी कि दोनों तरफ इंफिनिटी में है, यानी कि नीचे से भी इंफिनिटी से गया आ रहा है और ऊपर भी कहां तक गया है? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गया है। कितने लोग समझ रहे हो? ठीक है। और हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है मान लीजिए P, ये रहा हमारा P, ठीक है, जिसका डिस्टेंस आप जानते हो कितना हम मान के चलते हैं। एक मिनट, इसके डिस्टेंस को हम मानेंगे कितना? वही ले लो डिस्टेंस ए जो डेराइव करते समय लियो, तो ये है हमारा डिस्टेंस ए पे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपके पास ध्यान होगा मेरे ख्याल से, B बराबर कितना होता है बताओ? KI बाई A ही आया था शायद, और साथ में क्या आया था? साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। यही डेरिवेशन है आपका, जनरल इक्वेशन तो यही निकाले अब स्ट्रेट वायर के लिए। अब थोड़ा सा आपको सोचना होगा, वो दिमाग चलाओ। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत नीचे तक क्या है बताओ जरा। कोई चीज अगर बहुत, अगर आप खड़े होकर अपना पैर के अंगूठा देखने की कोशिश करोगे, है ना, या मान लो जो आप छत पे बहुत 10 मंजिला किसी बिल्डिंग में खड़े हो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और एकदम नीचे कोई दोस्त आपको नीचे से बुला रहा है ना, तो उसको जब देखने के लिए आप नीचे देखोगे तो आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता था क्लास 10th में,
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन याद है? तो बताइए जरा, आपके एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है वो 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? लगभग लगभग। तो इसको देखना है एक्चुअली में, पर ये एक्चुअली में बहुत लंबा है। कितने लोग समझ पा रहे हो? मैं फिगर में दिखा रहा हूं कितना है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत नीचे तक गया हुआ है। तो जितना नीचे तक आप इसको मिलाने की कोशिश करोगे, और नीचे और नीचे और नीचे, तो एंगल कितना पहुंचने लगेगा लगभग? एंगल कितने को अप्रोच करेगा? बताओ 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 बताओ, कितना कितना लिखूं? यही वाला एंगल हमने फाई 1 माना था, कितना लिखूंगा? बोलो कितना? नहीं, -90। यही तो अभी अभी सिखाया कि उसके लिए नीचे की तरफ जा रहे हैं तो -90 लीजिएगा। कितने लोग समझ गए हो? क्योंकि ऊपर जब आप ऊपर वाले को जब हमें देखना होगा, तो आप समझ गए होगे यहां से भी जब इसको देखना चालू करेंगे, ये बहुत ऊंचाई तक गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो जब मिलाने की कोशिश करेंगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बन जाएगा? समझ ही गए होगे कितना। अब की बार आप जो आपके फाई 2 का वैल्यू है, वो आपको लिखना होगा +90। कितने लोग समझ गए हो? आज जो लोग समझ गए वो लोग हाथ उठाओ प्लीज। तो नीचे वाले के लिए आप -90 लिखेंगे, ऊपर वाले के लिए आप +90 लिखेंगे। चमक गया? तो वैल्यू पुट कर दो, बाकी काम तो हो ही जाएगा। b इज इक्वल टू बनेगा KI/A साइन 90 माइनस साइन ऑफ -90। सही लिखा हो गया? यही आएगा। माइनस साइन 90 बराबर माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ऑड फंक्शन। याद आया कुछ? है ना? तो b बराबर बनेगा KI/A साइन 90 साइन ऑफ -90 बराबर माइनस साइन 90, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? बाहर एक माइनस पहले से, प्लस साइन 90। ठीक लिखा हूं? ये साइन 90 के वैल्यू 1 होता है, याद है ना? तो दोनों के वैल्यू 1 और 1, 1 + 1 2 दे देगा। तो फाइनली जो b आएगा वो आएगा 2KI/A। कितने लोग समझ गए हो? दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है। अब एक चीज और बच जाता है, डायरेक्शन बताना रह गया। ये तो मैग्नीट्यूड बताया ना, डायरेक्शन बताना है, ठीक है ना? पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हमको बताना है। मैं सीधे आंसर बता रहा हूं, इनवर्ड आएगा। जितने लोग एग्री करते हो वो हाथ उठाएं। पता करने का तरीका होगा राइट हैंड पाम रूल। बी का डायरेक्शन इस फिगर के हिसाब से पॉइंट पी पे अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड। कितने लोग एग्री कर गए हो? लॉजिक याद करो, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता था? याद करो, ये रहा, तार में करंट नीचे से ऊपर, तो आपको दायां हाथ से इसको ग्रिप करना है। याद आया? ग्रिप किया, और अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि करंट आपके ऊपर की तरफ है। तो गौर करो, आप कॉपी की तरफ रख के देखिए जरा, आप पाएंगे जो आपके फिंगर्स है वो पॉइंट पी पे अंदर की तरफ जा रहा होगा जब आप कॉपी पे बनाए होंगे। इमेजिन करो, आप कॉपी के वायर को पकड़ने की कोशिश करो, तो देखो उंगलियां पॉइंट पी पे अंदर की तरफ जा रही होंगी, जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां जाएगा? अंदर के तरफ। लेकिन अगर पॉइंट पी अगर इस तरफ बनाया जाता, तो कोई पॉइंट पी डैश है, तो यहां पे किधर बनेगा? बाहर की तरफ। कितने लोग इमेजिन कर पा रहे हो? सेम वही राइट हैंड पाम रूल लगाए, देखिए आप पॉइंट पी डैश पे आपने अपने जहां पे फिगर बनाए होंगे, उस तार के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे आपके फिंगर आपके तरफ निकल के बाहर आ रहे होंगे। कितने लोगों को दिख गया है? पक्का? कितने लोगों को आया? हाथ उठाओ जरा, है ना? एक बार सब सामने आइए और इसको तेजी से नोट करिए। अब स्पेशल ये सारे केसेस को आप कंडीशंस को लिख लीजिए। कहाँ गया? यहाँ तक तो हो गया था। ये कंडीशन, सारे कंडीशन लिखिए, लिमिट कैसे कंसीडर करेंगे, और एक स्पेशल केस व्हेन वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना? इन सबको नोट डाउन करिए।